नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज का इंजीनियर एसके झा सर की जो साइंस का प्रैक्टिस सेट है उसका सेट 3 होगा आज। दोस्तों, सेट 1 और सेट 2 मैंने बता रखा है, आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा उसका, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही आसान भाषा में सभी क्वेश्चंस को समझा रखा है। तो दोस्तों, आज के सेट में हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे और सारा क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे ढंग से समझाऊंगा, जो कि आपको समझ में एक ही बार में आ जाएगा। दोस्तों, इसमें कुछ आंसर गलत इसमें दिए हुए हैं, तो उस गलत आंसर को मैं सही करके आपको अभी बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको गलत याद नहीं करना है, आपको सही चीज समझना है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। तो दोस्तों, 1 वाट जो एक परिभाषा होता है, शक्ति का परिभाषा क्या होता है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कार्य करने की दर है, यानी शक्ति बराबर क्या होता है, फॉर्मूला शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय, कार्य बट्टा समय, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और शक्ति का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। तो वाट बराबर क्या हो जाएगा, जूल प्रति सेकेंड, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड को वाट कहते हैं। तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। अब यहां पर कह रहा है कि 1 किलोवाट, तो किलो का मतलब होता है 1000, किलो मतलब क्या होता है 1000। तो 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट, 1 किलोवाट लग जाएगा तो 1000 वाट हो जाएगा। 1000 वाट यानी कि 1000 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, 1000 वाट कर देंगे इधर, ये कितना हो जाएगा, 1000 जूल प्रति सेकेंड के बराबर हो जाएगा। यानी कि आपका जो है सो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड, तो 1 किलोवाट बराबर 1 किलो जूल प्रति सेकेंड, और किलो मतलब होता है 1000, इसलिए 1000 जूल प्रति सेकेंड यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है 1 किलोवाट घंटा। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर कितना, 1000 जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा हो जाए अगर, तो क्या होगा, 1 किलोवाट घंटा अगर हो जाए तो क्या होगा। तो यहां पर मैं इसको आगे समझाता हूं। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पर 1000 जूल प्रति सेकेंड यानी बट्टा सेकेंड गुना घंटा हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट मतलब 1000 जूल प्रति सेकेंड, और 1 किलोवाट घंटा अगर हो जाए तो 1000 जूल प्रति सेकेंड गुना घंटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1000 जूल प्रति सेकेंड गुना, इसको अगर घंटा को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 3600 सेकेंड होगा। कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब देखिए ये सेकेंड से ये सेकेंड कट जाएगा। अब इसको 1000 को 3600 से गुना करेंगे तो आपको 3.6 इंटू 10⁶ ये जूल बचा हुआ है, इसलिए आपका मात्रक यहाँ पर जूल हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 1 किलोवाट में 1000 जूल पर सेकेंड, तो 1 किलोवाट घंटा में, तो घंटा को सेकेंड में चेंज करेंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। आपको बस याद रखना है कि 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपको 1 किलोवाट घंटा था तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल आया। यहाँ पर है 5.5 किलोवाट घंटा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, जो एक वाला आंसर था उसमें हम 5.5 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों, गुना करके आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर आपको कितना आया है। ठीक है, ये आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया गया है। तो दोस्तों, कार्य क्या, डब्ल्यू वर्क का जो फॉर्मूला होता है FS cos थीटा। ठीक है, FS cos थीटा, और यहाँ पर cos थीटा, थीटा जो होता है सो हम जो बल लगा रहे हैं सो, और वस्तु का जो विस्थापन हुआ वो, तो हम बल लगा रहे हैं इधर और वस्तु का विस्थापन अगर इधर हो रहा है तो बल इधर हुआ, विस्थापन इधर हुआ, यानी इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वही थीटा होता है। बल और विस्थापन के जो बीच का कोण होता है उसी को थीटा बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कार्य बराबर होता है FS cos थीटा। तो यहाँ पर अगर
इस cos थीटा का वैल्यू 0 हो जाए तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, थीटा का वैल्यू कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए तो कोई काम नहीं होगा। यानी कि कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है तो वह कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन करें, कार्य करने में सक्षम वस्तु में, कार्य करने में सक्षम या क्षमता वस्तु में डैश होता है। अब देखिए कार्य करने की क्षमता, जैसे आप में कार्य करने की क्षमता है, यानी कि आप में क्या है? एनर्जी है। किसी भी आदमी के पास अगर एनर्जी रहता है तो ही वह कार्य कर सकता है। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। और मैंने आपको 1 नंबर क्वेश्चन में ही बताया था कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। मैंने आपको 1 नंबर क्वेश्चन में बताया कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं, यानी कि पावर कहते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? अब देखिए इसमें कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा, यहाँ पर चारों ऑप्शन दिया हुआ है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है? तो सबसे पहले तो हमको स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में पता होना चाहिए कि है क्या। तो स्थितिज ऊर्जा जो है किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु के गति के कारण कार्य करने की क्षमता जो होती है उसको क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी P बराबर होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी P बराबर mgh। गतिज ऊर्जा होता है ke बराबर कितना होता है? 1/2 mv²। ठीक है, अब देखिए जब एक पटाखा का विस्फोट किया जाता है, पटाखा का विस्फोट करते हैं तो पटाखा में पहले स्थितिज ऊर्जा था, लेकिन उसको विस्फोट किए तो पटाखा विस्फोट करने पर जलता है, यानी कि उस और आवाज निकलता है। तो पटाखा में क्या हुआ कि स्थितिज ऊर्जा जो है सो उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हुआ। तो ये आंसर आपका नहीं होगा। टॉर्च को ऑन करना, अब टॉर्च में रासायनिक ऊर्जा होता है बैटरी के रूप में, और टॉर्च को ऑन किए तो वह प्रकाश ऊर्जा में बदला, तो ये भी नहीं होगा। टॉर्च को ऑफ करना, अब देखिए टॉर्च जल रहा है तो वह प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है, टॉर्च को ऑफ कर दिए तो रासायनिक ऊर्जा में बदल गया, ये भी नहीं होगा। एक पेंडुलम का झूलना, जब पेंडुलम स्थिर था तो उसमें स्थितिज ऊर्जा था, लेकिन पेंडुलम जब झूलने लगा पेंडुलम तो उसमें गति हो गया, इसलिए वह गतिज ऊर्जा में बदलने लगा। ठीक है, तो आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी में आपको गतिज स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल रहा है। अब देखिए मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा E है। ठीक है, अब देखिए उसमें उसकी गति को v से बढ़ाकर 2v कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा? ठीक है, अब देखिए E गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी E बराबर होता है 1/2 mv²। ठीक है, इसका गतिज फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। अब देखिए अब कह रहा है, मान लीजिए दूसरा गतिज ऊर्जा जो है सो E1 मान लीजिए E1 है। अब दूसरे बार में क्या है कि पहले बार वस्तु का वेग v था, अब वस्तु का वेग 2v कर दिया गया है, तो 1/2 m और 2v का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2v का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? E1 बराबर 4 इंटू 1/2 mv²। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो वैल्यू आया ये ½ mv², वो किसका वैल्यू है? E का वैल्यू है, यानी E1 बराबर 4E, यानी कि जो गति को दुगुना करने के बाद जो गतिज ऊर्जा आया वो पहले गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाएगा। गति को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गति का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। कितना है? 25 जूल है। इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? अब देखिए यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बताया था कि गति अगर दोगुनी होती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर गति दोगुनी हो रही है तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी? 25 जूल थी, तो अब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 100 जूल, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विज्ञान में कौन सा नियम मिश्रण के गुणों का पालन नहीं करता है? मिश्रण का गुण का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो मिश्रण के घटक उनके गुणों को बरकरार रखते हैं। मिश्रण का जो होता है ना घटक, जैसे बालू को मिला देंगे चीनी में तो बालू का भी गुण रहेगा उसमें और चीनी का भी गुण रहेगा उसमें, यानी कि ये नियम का पालन करता है। दूसरा नंबर है कि मिश्रण अलग अलग पदार्थ के हो सकते हैं। मिश्रण जो होता है अलग अलग पदार्थ का होता है, जैसे कि बालू में चीनी मिला दिए, चीनी में कुछ भी मिट्टी मिला दिए, वो सब क्या हो गया? मिश्रण हो गया। तो ये भी नियम पालन करता है। चलिए थर्ड नंबर ऑप्शन देखते हैं। तो थर्ड नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है? थर्ड नंबर ऑप्शन में क्या है कि इससे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। हाँ, इसको भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं हम लोग, इसको चलनी से चाल करके भी अलग कर सकते हैं। और इसकी संरचना तय है, इसकी संरचना तय नहीं होती है। ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, यही नियम का पालन नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। इसकी संरचना तय नहीं होती, इसकी संरचना कुछ भी हो सकती है। 11 नंबर क्वेश्चन में कर देखते हैं, रेत और चीनी का मिश्रण कैसा उदाहरण है? रेत और चीनी का मिश्रण का कैसा उदाहरण है? तो ये दोनों विजातीय मिश्रण है। विजातीय मिश्रण, विजातीय मिश्रण और सजातीय मिश्रण मैं आपको बता दूं कि विजातीय और सजातीय क्या होता है। तो विजातीय मिश्रण वैसा मिश्रण होता है जिसमें मिश्रण पूरे मिश्रण में हर जगह पे, पूरे मिश्रण में हर जगह पे जो जितने भी अवयव है उसकी समान मात्रा मौजूद नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक फिगर से समझा देता हूँ इसको। मान लीजिए ये विजातीय मिश्रण है, इसमें चीनी और बालू को मिला दिए हैं, इसमें चीनी और बालू को इसमें मिला दिए हैं। तो कहीं पर यहाँ पर चीनी बालू की मात्रा ज़्यादा हो जाएगा, कहीं यहाँ पर चीनी बालू की मात्रा ज़्यादा, कहीं यहाँ कम हो जाएगा, यानी कि ये इसमें अलग अलग सब जगह पे रहेगा, तो इसको विजातीय मिश्रण कहते हैं। और वैसा मिश्रण जिसमें अवयव का जो सभी जगह मात्रा समान होता है, जैसे चीनी और पानी को मिला देंगे तो हर जगह वह घुल जाएगा, यानी कि हर एक जगह पर समान रहेगा, उसको सजातीय मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर रेत और चीनी का मिश्रण जो होगा वो विजातीय मिश्रण होता है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? तो डाल्टन का सिद्धांत जो था दोस्तों, उसका द्रव्यमान संरक्षण नियम पर आधारित था और नियत अनुपात का भी नियम, दोनों नियम पर आधारित था। तो आपका ए और डी ऑप्शन इसका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में क्या होता है? देखिए दोस्तों, कोई भी किसी भी पदार्थ, किसी भी गैस के 1 मोल में जो होता है वो होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु भी होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणु भी होता है, यानी कि दोनों आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही लिया है, सी नंबर, लेकिन आपका सी और डी दोनों सही हो जाएगा। किसी भी तत्व के, किसी भी यौगिक के 1 मोल में, किसी भी तत्व या यौगिक के 1 मोल में उपस्थित कितना परमाणु, अणु या आयन होता है? कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये परमाणु भी हो सकता है, इतना ही अणु भी हो सकता है, इतना ही आयन भी हो सकता है। तो आयन रहेगा आंसर में, तो वो भी सही आपका हो जाएगा। अब देखिए इसी के अप्रोक्स में ये भी है, तो आपका आंसर ये भी सही हो सकता है। ठीक है, तो ये तीनों सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो एग्जैक्ट सही है उसको मैंने लिया है सी और डी को। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में है कि जल के 0.5 मोल में परमाणु की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जल का 0.5 मोल है, यानी आधा मोल है। किसी भी तत्व के या यौगिक के 1 मोल में कितना परमाणु अणु होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, लेकिन यहाँ पर आधा मोल है तो परमाणु अणु भी आधा हो जाएगा। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन आपका आंसर जो ए दिया हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया प्रतीक किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये प्रतिनिधित्व करता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के परमाणु में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन नाभिक में होता है और एक इलेक्ट्रॉन उसको चक्कर लगाता रहता है। इसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है सो हाइड्रोजन का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपातक पदार्थ होता है जो जलने पर सीधा ठोस से गैस में बदल जाता है।
ऊर्ध्वपातक पदार्थ वैसा होता है जो जिसको जलाएंगे तो सीधा वो ठोस से गैस में बदलता है, लेकिन जनरली सभी पदार्थ ऐसे होते हैं जो जलने पर पहले ठोस से द्रव अवस्था में बदलते हैं, फिर द्रव से गैस में बदलते हैं। लेकिन ऊर्ध्वपातक पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जो डायरेक्ट गैस में बदलता है। तो कपूर जो है जो डायरेक्ट गैस में बदलता है, नेफ्थलीन डायरेक्ट गैस में बदलता है, अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट गैस में बदलता है, लेकिन सोडियम जो है सोडियम उसको जलाते हैं तो वो पहले द्रव में बदलता है तब गैस में बदलता है, यानी कि आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो इसका जो पूर्ण पाचन होता है दोस्तों वो छोटी आंत में होता है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के किस अंगों में कहाँ पर स्थित होता है? तो यह जो होता है वो दिल में स्थित होता है। आंतरिक गति निर्धारक यानी कि हार्टबीट जो बढ़ना घटना होता है वो दिल में होता है। चलिए अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? इम्प्लांटेशन जो है दोस्तों एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज का जुड़ना, एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज जुड़ता है तो उसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। आघात वर्धनीयता सबसे अधिक किसकी होती है? आघात वर्धनीयता मतलब होता है कि किसी पर हथौड़ी से चोट मारेंगे तो वह कितना फैलेगा। ठीक है, तो आघात वर्धनीयता जो होता है जो प्लेटिनम की होती है वो सबसे अधिक होती है। तो यानी कि आपका जो ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप जाकर के जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।